अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है लियो मर्शद हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर एडी शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ मुकाबलों का मुकाबला, महा मुकाबला, सब मुकाबलों की मां, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक रात की दूरी पे है, फैंस पता नहीं किस तरह सो पाएंगे। दाऊद साहब, मुझे तो बड़ी एक्साइटमेंट हुई है, सुबह से एक्साइटमेंट जो है वो चालू है। और ये यकीन कीजिए, रात को सोते सोते भी ख्वाब में जो है बाबर आजम की कवर ड्राइव्स जो है वो आएंगी कि कहीं ना कहीं बाबर आजम जो है बुमराह को कवर ड्राइव्स मारेंगे, या वो कोहली की जो एक वो सामने वाली शॉट है वो आएगी। क्या होगा ये ख्वाब देख रहे हैं आप? मेरे ख्वाब में तो बहुत थ्रिलर किस्म के ख्वाब आ रहे हैं, उसमें तो मैच फंसे हुए मैच हैं। आप तो बहुत बेसिक से ख्वाब देख रहे हैं कि बस कवर ड्राइव जा रही है और ये हो रहा है। मैं तो देख रहा हूँ कि फंसे हुए मैच, आप कह लें कि दिल दहला देने वाले मेरे हमारे यहाँ जो शाहजी उनकी पड़ी है हालत बुरी। चले आगे जोड़ो देना। तो खैर जी, हम जो बात करने जा रहे हैं वो करेंगे। पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है, उस प्लेइंग 11 के अंदर कौन कौन शामिल है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे कि इंडिया क्या अपनी प्लेइंग 11 उतारने जा रहा है, और जो पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 उतारी है एज पर कंडीशन, एज पर सूरत क्या हो सकता है, क्या हमें उसका बेनिफिट होगा या नहीं, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दाऊद साहब हमारे पास, वो यही आ रही है कि फाइनली वो दिन जो है वो आन पहुंचा है। एक दिन की दूरी पे अब जो है मजीद वो दिन बाकी है जब पाकिस्तान इंडिया जो है वो आपस में भिड़ेंगे, आपस में जो है भिड़ने के लिए तैयार है। तो दाऊद साहब, पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर दी है। मैं पहले चाहता हूं आप जरा प्लेइंग 11 बताएं कि पाकिस्तान ने क्या अनाउंस किया। नहीं, प्लेइंग 11 बताती है, लेकिन उससे पहले सही हैवी किस्म की पाकिस्तान और इंडिया दोनों की प्रैक्टिस जो है वो चल रही है कैंडी में। अगर बात की जाए तो रोहित शर्मा, बाबर आजम दोनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी सवालात किए गए। दोनों का अगर आप देखें तो थ्रिल मूवमेंट दोनों में छाई हुई थी। रोहित ने काफी सारे डिफरेंट किस्म के सवालों के जवाब दिए। इस टाइम इंडिया और पाकिस्तान का जो बुखार है वो सर चढ़ कर बोल रहा है, क्योंकि ये मैच नहीं, ये है ऐलान। और ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सबसे बड़ा खेल का मैदान है। बिल्कुल, क्या बात, आप तो शेरो शायरी करना शुरू हो गए हैं। इंडिया पाकिस्तान का मैच आता तो खुद ये बन ही जाते हैं शेर। लेकिन खैर दाऊद साहब, जो पप्पी जप्पी कल्चर है वो भी शुरू हो गया, क्योंकि आपको सुबह जो हमने शो किया था उसमें हमने आपको ये बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो इकट्ठे प्रैक्टिस करेंगे और एक ही टाइम पर प्रैक्टिस करेंगे, और अंडर लाइट्स जो है इसकी प्रैक्टिस की जाएगी ताकि देखा जाए यार वहां का ग्राउंड कैसा है। अंडर लाइट्स अगर बैटिंग आती है, क्योंकि रोशनी में तो सभी कर लेते हैं, तो तब क्या सूरत हाल होगी। तो ऐसे में जो है वो हारिस रऊफ ने जाकर विराट कोहली से जो है पहली जप्पी विराट कोहली से उन्होंने डाली है, जो सोशल मीडिया पे एकदम तेजी से वायरल होना शुरू हो गई है। बाकी पिक्चरें भी जो है ना वो जैसे चांद का रिजल्ट आता है तो आस्ता आस्ता आपको मौसूल होना शुरू हो जाएंगी। दोनों टीमें दाऊद साहब ये बड़ी पॉजिटिव साइन है कि इकट्ठी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले ये हुआ करता था कि कोई भी टीम आती थी वो 3 घंटे वो प्रैक्टिस करती थी, फिर दूसरी टीम आती। अच्छा, हारिस रऊफ की तो वैसे भी विराट से काफी बॉन्डिंग है। उसकी वजह यह है कि जब ये मेलबर्न में भी खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी, तो विराट कोहली को इन्होंने नेट में बॉल डाला था और विराट कोहली को बड़ा पसंद आया हारिस रऊफ। तो विराट कोहली ने बाकी सारे बॉलर्स को छोड़ के हारिस रऊफ की प्रैक्टिस करते रहे और वो हाँ प्रेडिक्शन उन्होंने की, और वो उनको इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में विराट कोहली को बड़ा हेल्प आउट किया था। तो विराट ने बड़ा अप्रिशिएट किया था। फिर उसके बाद एशिया कप जब 2000 आपका ये जो 21 का गुजरा, दुबई वाला एशिया कप, वहां भी हमने देखा कि विराट कोहली ने अपनी जर्सी हारिस रऊफ को, इवन मैच खत्म हो गया, सब चले गए, दोनों खड़े रहे, अपनी जर्सी विराट कोहली ने दी, बल्कि खुद लेकर आए थे। आपके हारिस रऊफ अपनी जर्सी लेकर आए कि विराट से कि मुझे साइन कर दो, और विराट की जर्सी खुद लेकर गए। फिर 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी हमने देखा कि हारिस रऊफ जो विराट के पास गए, फिर उनकी जर्सी लेकर गए। तो हमने देखा कि बड़ा लाइक करते हैं हारिस रऊफ विराट कोहली को, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए वो जब भी उन्होंने मारी। अली साहब, पहले जरा आ जाए, आज थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस का टच लेंगे, उसके बाद जल्दी से प्लेइंग 11 के ऊपर उतरेंगे दोनों, और क्या पाकिस्तान को क्या क्या ध्यान खेलना रखना पड़ेगा, किस किस बॉलर को या किस किस बैट्समैन से इंडिया से डरना चाहिए और किस पर चढ़ाई करनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आज रोहित शर्मा से सवाल भी किया गया, एक रिपोर्टर ने सवाल किया कि भाई आपने क्या तैयार है शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह को लेकर। तो उन्होंने कहा भाई पहली बात तो ये कि हमारे नेट्स में ये बॉलर है नहीं, तो हमने जो हमारे पास है हमने उसकी तैयारी की है, मैच में देखेंगे क्या होगा। बड़ी काफी उन्होंने ट्रुथ भी बोला, काफी चीजें बोली। उन्होंने कहा आसान नहीं है पाकिस्तान इंडिया का मैच, पाकिस्तान एक डिफरेंट टीम है, बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, हम पूरी कोशिश करेंगे। बाबर आजम भी बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए नेपाल से मैच जीतने के बाद। उनका मानना यह था कि इफ्तिखार के रन आने से टीम बड़ी बूस्ट अप है, और इफ्तिखार की सेंचुरी और इस क्रूशल मोमेंट पे बाबर आजम का 150, तो बड़ा वो होपफुल है कि पाकिस्तान भी अच्छी फॉर्म में और अच्छा करेगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी मैच में जो कल होगा वो होगा। जाहिर है किसी को भी रात को नींद तो आनी नहीं है, ये तो अंडरस्टूड बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि 90% लोग
लेट के बस करवटे ही बदलेंगे कि बस टाइम गुजरे। अच्छा एक चीज, वो लोग जो उठते नहीं है 3-3 बार उठेंगे, नहीं मेरे एक, जैसे लोग एक भी। चीज दाऊद साहब बहुत ज्यादा सर्च हो रही है और वो एक ही है, वो है कैंडी वेदर। उसके हवाले से कैंडी वेदर अगला शो भी करेंगे, कैंडी वेदर के हवाले से आपने अपडेट भी दी थी, रेगुलर दोपहर को आपने शो भी किया था। इसके अलावा रेगुलरली कुछ 4 दिन हो गए हैं। सबसे पहले बल्कि हमने ये एक हफ्ता पहले सबसे पहले हमने ये शुरुली छोड़ी थी कि बारिश भी देखो भाई, कि बेशक अब शुरू भी नहीं हुआ था कि भाई देख लो 2 हफ्ते के बाद बारिश होने वाली है। तो ये पाकिस्तान में हाइप है मौसम की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आ रही हैं। अभी भी रेन तो है लेकिन अच्छी खबरें आ रही हैं, वो खैर अगले शो में आगे। और जिस तरह टाइम करीब जाता जा रहा है, कल भी मैं ये बता रहा था कि जिस तरह टाइम करीब जाता जाएगा मौसम और क्लियर और बेहतर होता जाएगा मौसम। तो अब देखिए आज दोपहर को उन्होंने बनाया और बेहतर मौसम हो गया, अभी 2 घंटे के बाद शुरू करेंगे और बेहतर हो जाएगा। में धूप निकली हुई थी, आज धूप थी। और जो कल मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका का, उसमें भी बारिश थी 3-4 घंटे, मुश्किल 20 मिनट बारिश हुई थी, 20 से 25 मिनट। अली साहब पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया 11, पहले जल्दी से वो बताता हूँ, फिर आगे भारत की 11 पे उतरते हैं, क्योंकि भारत की 11 भी कंफर्म्ड है कि जो खेल रही है। पाकिस्तान की 11 कंफर्म्ड है, वही सेम प्लेइंग 11 उतारी है जो नेपाल के अगेंस्ट उतार रहे थे। ओपनिंग इमाम और फखर, काफी लोग बात करते हैं फखर को बाहर करके अब्दुल्ला को डाल देना चाहिए या हारिस को डाल देना चाहिए। हम यही बात कर रहे थे कि फखर एक बड़ा खिलाड़ी और बाबर भी उस पर ट्रस्ट करेंगे, और यकीनन बाबर ने उन पर ट्रस्ट किया और उनको उतारा। क्योंकि हमें पता है कि फखर किसी भी बड़े मैच में रन बना के दे सकता है आपको। ये नहीं आप देख सकते कि ठीक है नेपाल के अगेंस्ट नहीं बनाया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं बनाया। हमें पता है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी नॉक्स खेली है। पिंडी में 180 उसने मार दिया, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 193 की पारी खेल दी, भारत के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में सेंचुरी मार दी, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 200 मार दिया। मतलब फखर एक ऐसा प्लेयर है जो बड़ा खेलने वाला प्लेयर है। और आपके पास 1-2 ही ऐसे प्लेयर हैं जो आप समझ सकते हो कि लंबा खेलेंगे 100 के बाद भी सेट होकर खेलेंगे। बोनस पॉइंट है ना वो ये है कि फखर एक बार क्रीज पे जम जाए, फिर फखर स्पिनर पेसर किसी को भी नहीं छोड़े। मैं बात कर रहा हूँ 100 के बाद भी वो सेट रहता है, 100 के बाद भी वो अपनी पारी पूरी खेलता है। तो ओपनिंग इमाम फखर खेलेंगे, 3 पे बाबर आजम आएंगे, बहुत डिपेंड करेंगे बाबर आजम के ऊपर। 3 पर आपके बाबर आजम आएंगे और पाकिस्तान टीम इंतहाई डिपेंड करेगी बाबर आजम के ऊपर कि कल वो किस तरीके से खेलती है। क्योंकि हमने देखा था नेपाल वाले मैच में भी जब जल्दी आउट हुए हैं, तकरीबन 128 पे आपके 4 आउट हो चुके थे और बाबर ने वहां पर कैच भी एक बड़ा दिया था जो छूट गया था। उसके बाद आप देखेंगे बाबर ने 150 खेल दिया, लेकिन खुदा ने खासा अगर वहां पे बाबर का आउट हो जाता या इफ्तिखार ऊंच नीच हो जाती तो आपकी कहानी 200 से पहले भी बुक हो सकती थी। तो आप बाबर में इंतहाई डिपेंड करोगे कि बाबर एक लंबी पारी खेलें कल भी इंडिया के अगेंस्ट। इसके बाद 4 पे रिजवान आएंगे और रिजवान भी बेहतर ही खेल रहे हैं। लास्ट मैच में भी ऑलमोस्ट 50 अपनी वेल डिजर्व 50 मिस कर गए थे, एक बड़ी बिजार किस्म का जो रन आउट उनका हुआ था। तो उम्मीद यही है कि रिजवान भी अच्छा करेंगे और कुछ ना कुछ टीम की जीत में हम किरदार अदा करेंगे। 5 पे आपके आगा सलमान, 6 पे इफ्ती मानिया, इफ्तिखार अहमद जो इस टाइम कमाल खिलाड़ी नजर आ रही है, क्योंकि अनाउंस कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने और बड़ा अच्छा ही कल्चर, जैसे इंग्लैंड एक दिन पहले अनाउंस कर देता है और ये कॉन्फिडेंस की अलामत होती है कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। ये चीज आप शो करवाने के लिए पाकिस्तान टीम जल्दी अनाउंस कर रही है और ये बड़ी अच्छी बात है। इसके बाद 2 आपके स्पिनर, 1 शादाब और 1 आपके नवाज, और फिर आपके 3 पेसर्स जिसमें शाहीन, नसीम और हारिस रऊफ। ये पाकिस्तान की जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है ये sarcastic जो है इम्पैक्ट भी डालता है दूसरी टीम के ऊपर कि यार हम कॉन्फिडेंस है, हमें पता है हमारी 11 क्या है। फुल डुल के प्लेइंग 11 अनाउंस कर दिया और ये कल्चर वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप से पहले ऐसा कल्चर का डेवलप होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें तो टॉस से पहले तक पता ही नहीं होती हमारी प्लेइंग 11 क्या होने जा रही है। एंड में हम जो है वो कुछ देख। अच्छा अली, आप भारत की तरफ प्लेइंग 11 पे आते हैं, फिर बात करेंगे कि प्लेयर टू प्लेयर पाकिस्तान को किन प्लेयर से भारत से बचना है और किन पर अटैक भी करना है। इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो काफी सवालों के बाद, काफी मुश्किलात के बाद, काफी आप कह लें पेचीदगियों के बाद, काफी इंजरीज के बाद फाइनली ऐसा लग रहा है कि भारत भी अपनी 11 बनाने में कामयाब हो गया। पिच के बारे से भी बात करेंगे। इंडिया की जो ओपनिंग है वो स्लॉट रोहित शर्मा और शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे। बहुत सवाल थे, क्या ईशान किशन को कराया जाएगा ओपन, क्या होगा, ये होगा। पहली बार शुभमन गिल पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलेंगे, देखेंगे कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर को कैसे खेलते हैं। काफी उनको लकब भी दिए गए हैं, प्रिंस ये वो, लेकिन बीच में अच्छा करते करते वो बिल्कुल बेकार हो गए हैं। हाँ, लेकिन इन पिचेस में, श्रीलंका की पिचेस में ये जो स्लो विकेटें होती हैं एशियन कंडीशन में, खतरनाक है शुभमन गिल। नहीं मैं तो थोड़ा सा आपके ऑपोजिट जाऊंगा इस चीज को लेकर। मुझे लगता है कि जहां पर फ्लैट विकेट्स होती हैं वहां पर शुभमन गिल बहुत खतरनाक हो जाता है। मैं वही, क्योंकि उनके छक्के बड़े लगते हैं। ये तो फ्लैट विकेट नहीं था जो कल वाला। नहीं, कल वाला मैं भी पिच पे वही आपसे कह रहा था, पिच पे बात करेंगे, लेकिन मैं वैसे बात करूं कि इंडियन पिचेस हो गई या जो एशिया की फ्लैट विकेट होगी उनमें ज्यादा यूजफुल होती है। कल वाला नहीं, मैं वही बात करूंगा कल से। अब कल वाला अगर बिल्कुल पिच मिलता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल आता है, फिर दोनों टीमों के लिए है कि बड़ा नहीं चल सकता। नहीं, ऑब्वियसली फिर तो वो 240 250 वाला होगा, उस पर चले 11 के बाद फिर बात करेंगे, बड़ा डिटेल में बात करेंगे पिच कैसी होगी। अच्छा, ओपनिंग रोहित और शुभमन गिल करेंगे।
3 पे भारत के आप कहने के विराट कोहली सबसे बड़ा जो एशिया कप का हुक्म का इक्का इंडिया का वो विराट कोहली है। बैकबोन है वो। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान का पेस को कोई खेल सकता है, जो सर्वाइव कर सकता है, तो वो एक विराट कोहली इस टीम में नजर आती है मुझे। पाकिस्तानी पेसर्स के लिए जो नाइट मेयर है वो भी विराट कोहली है। उसके अलावा कोई इतना खतरनाक खिलाड़ी नजर नहीं आता। बावजूद ये 3 टॉप के पेसर्स उनसे पिटे थे। हाँ, तो विराट कोहली 3 पे आएंगे। 4 पे आप कहने ईशान किशन जो विकेट कीपिंग संभालेंगे, बड़े टाइम के बाद खेलेंगे, नहीं खेलेंगे, फाइनल 11 में अब क्या कर सकते हैं, यही नंबर है। 4 पे ईशान किशन खेलेंगे, 5 पे अय्यर को आना पड़ेगा। पहले वो शायद 4 पे खेलते, अब लग रहा है कि वो 5 पे खेलेंगे। 3 डाउन पे श्रेयस अय्यर खेलेंगे। सूर्य कुमार यादव को फैसला कर लिया कि वो बेंच करेंगे। 3 डाउन पे यानी कि नंबर 5 पे आपको बता दिया अय्यर आएंगे। 4 डाउन पे नंबर 6 पे हार्दिक पांड्या आएंगे। उनकी भी बैटिंग फॉर्म कंसर्निंग या बॉलिंग फॉर्म चलो फिर भी ठीक है, लेकिन बैटिंग उन्होंने भी बड़े टाइम से कुछ खास दिखाया नहीं है जिस तरह वो अटैक करते हैं। इसके बाद नंबर 7 पे 5 डाउन पे रविंद्र जडेजा आ जाएंगे। ये बड़ा हुक्म का इक्का इंडिया के लिए मुझे तो जिस तरह की विकेट है, विकेट टू विकेट वाले बॉलर को बड़ा सूट कर रही है, हमने देखा है। कर रहे हैं और मैं ये देख रहा हूं कि जब मुश्किल पिच पे अगर कोई परफॉर्म नहीं करता, वहां अकेला परफॉर्म विद बैट भी करता है। विद बैट ये ज्यादा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। इसके बाद 8 पे एक स्पिनर और खेलेगा और वो यकीनन तौर पे विदाउट एनी डाउट कुलदीप यादव नजर आ रहा है। अब जो मर्जी आगे जिस मर्जी का नंबर होता है वो बैटिंग की एक ही बात है सारों। हाँ, इंडिया की, क्योंकि ये एक पॉजिटिव पॉइंट है हमारे पास कि हमारा आखिरी नंबर तक वाला हारिस रऊफ भी बैटिंग करता है और अच्छे छक्के मार लेता है। और इंडिया की बैटिंग ये इसके बाद आप कह लें कि जडेजा के बाद टोटल खत्म हो जाती है, फिर कोई बैटिंग मतलब आप 5 डाउन के बाद इंडिया की बैटिंग खत्म हो जाती है। एक इनके पास ऑप्शन था कि अक्षर पटेल को खिला देते 3 फास्ट बॉलर में से एक को बाहर करके, लेकिन जाहिर है वो इनका फिर एक टीम का वो कॉम्बो नहीं रहेगा। थोड़ी सी जो बेस्ट प्लेइंग 11 है उस पर समझौता हो जाएगा। पेसर्स को जो है वो ये प्रायोरिटी देंगे ना कि आपको पता है कि जो कंडीशन रहेगी उसमें कोशिश यही होगी कि पेसर ही। हाँ, तो बस 7 पे जडेजा, 8 पे कुलदीप यानी कि 6 डाउन पे कुलदीप और फिर 9, 10, 11 जो इंडिया के 3 फास्ट बॉलर होंगे उसमें तो ऑब्वियसली 3 ही कंफर्म्ड है, जिसमें जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी है और सिराज है। अच्छा, तो पेस अटैक इनका भी जो है वो किसी से कम नहीं दिख रहा। बिल्कुल भी आप इनको अंडररेट नहीं कर सकते। आप अपनी बॉलिंग को दुनिया का नंबर 1 बोले या जो भी बोलते रहे, इनके जो सिराज है वो भी इंतहाई खतरनाक बॉलर है। इनके जो बुमराह है वो भी इंतहाई खतरनाक बॉलर कर रहे हैं। शमी थोड़ा सा मिडिल ओवर्स में इनके लिए खतरनाक हो सकते हैं, वीक लिंक जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो उनका भी शॉर्ट पिच बॉल है ना दाऊद साहब, वो बहुत ही आला है। शॉर्ट पिच और रिवर्स स्विंग बड़ा अच्छा करते हैं, जिनके मिड ओवर्स में और एंड के ओवर्स जो 30 ओवर के बाद से अगर आप देखो तो बड़े खतरनाक साबित होते हैं। बॉलिंग क्वालिटी में ये भी टॉप कर पूरे साल, क्योंकि इनकी क्रिकेट को हम भी फॉलो करते हैं, तो पूरे साल दाऊद साहब जो मैंने देखा है, सिराज को मैंने आला बॉलिंग करते देखा। अच्छा, मैं अब वही बात करने आता, भारत की तरफ से जो नया बॉल करेगा वो एक जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। ये 2 गेंदों को 2 एंड से, एक एंड से और दूसरे एंड से, पाले के लिए इंटरनेशनल स्टेडियम में 2 एंड से ये दोनों बॉल करेंगे। अब पाकिस्तान के लिए क्या प्लान है? पाकिस्तान का प्लान शुरू में मुझे लगता है ये होना चाहिए अली कि फखर को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिराज, क्योंकि थोड़ा सा उनका बॉल अगर आप देखो ना निकलता है, थोड़ा स्किड करता है और वो एक्स्ट्रा पेस भी लगाते हैं, थोड़ा सा बॉल बाहर भी निकालने की कोशिश करते हैं, एकदम अंदर भी लाते हैं बॉल और थोड़ा ठिप्पा मार के थोड़ा खिंचा हुआ बॉल करते हैं। और फखर इस तरह की बॉल में फंसते हैं, स्पेशली जो बाहर जाता हुआ बॉल। आप देखो जो नेपाल के अगेंस्ट भी आउट हुए थे वो भी ऐसे ही आउट हुए थे कि बाहर जाता हुआ बॉल था, अच्छे निकले नजर आते, 2 चौके मार चुके थे, लेकिन फिर कट हुआ, एज कट हुआ और पीछे कैच हो गया। पता कौन फंसाएगा? सिराज। मैं वही बात कर रहा हूं, इसलिए ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ लेता है और पक्का वहीं पर बॉल टिपे करी जाता है। मुझे लगता है कि थोड़ा सा फखर को थोड़ा सा शुरू में रुकना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है और इमाम की तरफ से भी मैं कहूंगा थोड़ा इमाम को भी अटैक करना है, क्योंकि इमाम मुझे लग रहा है कि थोड़ा ओवर डिफेंसिव ना हो जाए। अगर वहां पे वो शुरू में इमाम ओवर डिफेंसिव होता है वो भी मसला है, क्योंकि अगर ये कोई मेरी बात सुन लीजिए, ये नेपाल नहीं है कि जो कि आपको 30 ओवर में आपका 130-40 रन है और बाद में आप 350 मार दोगे, उसके बाद ये आपको 20 ओवर में डोमिनेट करने दे देंगे। इधर तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर आप प्रेशर में फंस, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पाकिस्तान फखर को थोड़ा सा स्टार्ट में थोड़ा धीरे खेलना है और इमाम को थोड़ा सा, ये नहीं कि जिस तरह वो बहुत ही ओवर हो जाती हैं कि 15-16 बॉल पे 2-3 रन बनाते हैं, उनको थोड़ा सा गेम को आगे लेके जाना पड़ेगा। और देखो जो पिच के हवाले से बात है, अगर तो पिच जैसे हमें कल वाले मैच में मिली श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में, अगर तो वैसा पिच मिलता है फिर तो आप समझ लीजिए कि फिर तो चलो जिस तरह भी हो जाए काम वो ओके है, क्योंकि फिर तो 250 भी ऐसा लगेगा कि वो 350 के बराबर होगा। फिर तो बाबर, रिजवान, इमाम अगर 70, 75, 80 गेंदों में भी 50-50 बनाते हैं,
मेरे ख्याल से वो एक बेहतर अच्छा, स्कोर होगा। मोस्ट प्रॉब्ली दो सब जो एक्सपीरियंस के मुताबिक लग रहा है ना, वो ये लग रहा है कि फ्लैट पिच तो मिलने के चांसेस लग ही नहीं रहे। उसकी वजह क्या है, अगर ये पिच को फ्लैट कर भी देना तो जिस तरह वहां पर एटमॉस्फेयर बन रहा है, जिस तरह वहां पर ओवरकास्ट कंडीशन बनेगी, पिच फ्लैट हो नहीं सकती। वहां पर भी पेसर्स को हेल्प मिलना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है कि स्पिनर तो ऑलरेडी उनको हेल्प मिल रही थी। तो अब किसी भी सूरत मुझे फ्लैट विकेट नहीं नजर आ रहा। मुझे तो पर्सनली बहुत मुश्किल नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि फ्लैट विकेट मतलब आप फ्लैट विकेट अगर शायद पिंडी वाली विकेट को कह रहे हैं, वो तो फिर ओवर फ्लैट हो जाती है ना। श्रीलंका में फ्लैट नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात। मतलब बाकी जगहों में ऐसी फ्लैट 500-600 वाली आप बात कर रहे हैं, दरमियानी फ्लैट की बात कर रहे हैं, जैसी इंडिया में होती है। हाँ, दरमियानी फ्लैट, और कभी वो बॉलिंग को सपोर्ट कर देती है, कभी बैटिंग को। मतलब मुझे लगता हाँ, क्योंकि श्रीलंका वाली भी पिच जो आपको मिलेगी, मुझे लगता है कि बैटिंग बॉलिंग सबको सपोर्ट करने वाली पिच होगी। शायद जो कल आपको मिली थी, मुझे लग रहा है कि उससे थोड़ी सी बेहतर होगी। 2-3 रोलर और चलाए जाएंगे, थोड़ी सी स्लाइटली बेहतर होगी। यानी कि मुझे लगता है कि 270-280 रन वाली पिच होगी 50 ओवर में। मुझे लग रहा है ऐसी आपको पिच ना होना कि कोई टीम आए और 150-160-70 पे फारिग हो जाए और बस सारा मैच का मजा। अच्छा, इंडिया की अगर आप वीकनेस की बात करें ना, बैटिंग में अगर आप बात करें, बॉलिंग चलो बात किया कि शामी भी ठीक है, सिराज और बुमराह को शुरू में झेलना है। बुमराह का एक ये मुझे लगता है कि बेनिफिट हो सकता है कि आप बुमराह को शुरू में आपको खेलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन लेटर पार्ट जब बुमराह अपना सेकंड स्पेल में आएंगे, थर्ड में आते हैं, 5 ओवर करवाने के बाद आएंगे, मुझे लगता है कि बुमराह थोड़ा सा उनका पेस भी गिरेगा और थोड़ा सा जब टाइपिंग को खेले नहीं है, 1 साल से बाहर रहे हैं, ओडीआई खेला नहीं है, मुझे लगता है कि बुमराह का शुरू के अगर आप ओवर झेल लेते हो तो 4 से 5 ओवर के बाद आपको बुमराह काफी इजी मिलेगा। मुझे ये लगता है कि आपके लिए आसानी होगी बुमराह को बाद में खेलना एज कंपेरिजन शुरू में, क्योंकि फिटनेस उनकी ठीक है, लेकिन मतलब ठीक है, बस बहुत ही एक्सीलेंट नहीं है, बस ठीक ही है। लेकिन दूसरा थोड़ा सा ये है कि बुमराह है टैलेंटेड खिलाड़ी है, इतना इजी हम उसको ले नहीं, मैं बता तो रहा हूँ 5 ओवर में आपके लिए खतरा है। मैं कह रहा हूँ 5 ओवर के बाद आपके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सारे आप जो मर्जी कह लें, सिराज बहुत अच्छा है, शमी बेहतर बॉलिंग करता है, लेकिन इन तीनों बॉलर में से सबसे तकड़ा बुमराह। नहीं बिल्कुल एब्सोल्युटली वो खतरनाक है, लेकिन मुझे थोड़ा सा सिराज इस बार लग रहा है कि वो थोड़ा सा लीथल हो सकता है। उसकी जो बॉलें इस जाती भी बॉलें है ना, नहीं वो सिराज होगी जो बॉल निकलती है ना, 1.5 साल में जो उसकी अंदर इंप्रूवमेंट आई है वो अनबिलीवेबल इंप्रूवमेंट है। नंबर 1 बॉलर ओडीआई के रह चुके हैं, बल्कि अगर आप देखें तो इस टाइम। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जैसे बैट्समैनों को पड़ जाता था। अच्छा, दूसरी जो अगर आप बात करें जो इंडिया की मुझे वीकनेस नजर आ रही है बैटिंग में, श्रेयस अय्यर। बजाहिर तो कहा जा रहा है जी वो अच्छे हैं, हर लिहाज से ठीक है, उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन जब आप इतने महीने टीम से बाहर रहते हैं, आप इंजरी से जूझ रहे होते हैं, आप डायरेक्ट आते हैं, मुझे लगता है वो भी एक इंडिया का एक खराब रहेगा। और मुझे जो वीकनेस इंडिया की नजर आ रही है वो ईशान किशन है। मुझे लगता है कि ईशान किशन जो है वो काफी बड़ी वीकनेस है इंडिया की। और ये जो आपने बात की है, बिल्कुल अगर इंडिया के हम पहले 3 आउट कर देते हैं ना, तो इंडिया का जो मिडिल ऑर्डर है वो इंतहाई पाकिस्तान के मुकाबले में कमजोर दिख रहा है मुझे। हाँ, अब इंडिया की अगर आप देखो स्ट्रेंथ उनकी, अगर आप उनके लिए स्ट्रेंथ देखते हो तो मुझे लगता है कि यह है कि शाहीन को अगर वो झेल लेते हैं शुरू में, क्योंकि शाहीन का टारगेट ही होता है कि मैंने ओपनर को जल्दी आउट करना है। अगर तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल पहले 8 से 10 ओवर इनके ओपनर झेल लेते हैं, फिर तो आप समझ लो कि इंडिया के लिए बहुत कुछ इस मैच में, फिर तो उनके लिए सारा रास्ता ही क्लियर नजर आ जाएगा। लेकिन शुरू में अगर पहले 2 ओवर शाहीन के और वो 2 ओवर नसीम के, जो पहला 4, 5, 6 ओवर का सीन होता है, अगर तो वो इन्होंने सर्वाइव कर लिया पूरा, तो फिर तो आप समझो कि अगर तो हमने विकेट ले ली तो मैच हमारी तरफ आ जाएगा। अच्छा, दूसरा दाऊद एक और बात भी देखो, पहले जो मैच हुआ करते थे जिसमें आप कहते थे यार ये क्या हो गया, उसमें ये सीन होता था कि इंडिया के ऊपर कौन मौजूद होता था? ऊपर शेखर धवन होता था, रोहित शर्मा होता था, विराट कोहली होता था, उसके बाद युवराज सिंह आ जाते थे, उसके बाद MS धोनी आ जाते थे, सुरेश रैना आ जाते थे। ये वो लोग थे जो पूरी अपनी बारी लेना जानते थे, सही प्रॉपर आकर ये बारी लिया करते थे और इनमें से हर किसी को आउट करने का जाब बन जाता। लेकिन अब पिछले कुछ अर्से के अंदर आप जितने मर्जी उठा के देख लें, इंडिया में सिर्फ 2 नाम दिखते हैं और उन 2 नामों को अगर आप पकड़ लें तो उसके बाद इंडिया की मुश्किलात बहुत पाकिस्तान की अगर आप रोहित शर्मा, विराट कोहली, पाकिस्तान की नाम नजर आते हैं। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ की अगर आप बात करें तो मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो अगर इंडिया और पाकिस्तान में डायरेक्ट अगर मैं कहूं ना आपको कि क्या डिफरेंस है दोनों पाकिस्तान टीम में। जैसे आपने कहा कि बुमराह, सिराज, शमी, तो बॉलिंग उनकी भी बड़ी अच्छी है। फिर आप कहते हो हमारी भी बेस्ट बॉलिंग है, चलो हमारी ऊपर ज्यादा बॉलिंग नजर आ रही है, लेकिन बॉलिंग उनकी भी बुरी नहीं है। फिर आप देखते हो कि यार बैटिंग आपको हर चीज नजर आ रही है। मुझे लग रहा है कि जो स्ट्रेंथ है पाकिस्तान की और जो इंडिया लैक कर रहा है वो, अगर आप अपनी बैटिंग को देखो, आपकी बैटिंग बहुत लंबी नजर आ रही है। अगर आपके पहले 3 तो आपके चलो रन बना रहे हैं, इमाम, फखर और बाबर ये हैं ही, चलो फखर से रन नहीं बन रहे, उम्मीद है कि बना लेंगे, वो चलो कुछ पूरा पारा रिजवान कर देता है। फिर आगे सलमान है या इफ्तिखार आते हैं, फिर भी डेप्थ में आपके पास आता है शादाब आता है, फिर आपके पास डेप्थ में आपके पास जो है वो नवाज आता है जो स्लॉगर भी है, हिटिंग भी अच्छी मारता है, फिर आपके पास शाहीन भी आता है जिसने लाहौर कलंदर को फाइनल जितवाया हुआ है, वो आता है, फिर आपके पास नसीम शाह आता है जो बॉलिंग से ज्यादा हमारा हीरो बैटिंग में बना हुआ है, अफगानिस्तान का ऑफिशियली बन चुके हैं भाई। फिर आप अगर देखें तो हारिस रऊफ भी लंबे 2-3 मार देती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो कॉम्बो वो बहुत हाई है एज कंपेरिजन। अगर आप इंडिया में देखोगे
तो 5 डाउन यानी कि नंबर 7 पे रविंद्र जडेजा आते हैं, लेकिन 8 पे कौन आता है? कुलदीप, नहीं आती बल्लेबाजी। 9 पे जसप्रीत, नहीं आती बल्लेबाजी। आपके लिए सबसे बड़ा टेरर जो है वो ये शख्स है, ये जो लेफ्ट, ये आपके पीछे ये जो दिख रहा है, ये शख्स आपके लिए जो है सबसे बड़ा टेरर है। मैं विराट कोहली की बात कर रहा हूं। विराट कोहली जो है पाकिस्तान के लिए जो है वो बहुत बड़ा टेरर है। अगर हम विराट कोहली को आउट कर देते हैं, मुझे पर्सनली ये फील होता है कि रोहित शर्मा से ज्यादा खतरनाक है। आधा मैच हमारी मुट्ठी में, और अगर वो बाबर आजम को आउट कर देते हैं तो आधा मैच उनकी मुट्ठी चले जी, अगले शो में आपके साथ मिलेंगे और वेदर की लेटेस्ट अपडेट्स लेकर आएंगे कि वेदर आपको कहां से कहां मिल सकता है। और बाय द वे, अगर आपने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच देखना है तो postfood.com अभी बैक पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप जाइए और जाके मैच के मजे उड़ाइए। आपको सारी अपडेट्स मिलती है। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको कोई सवाल हो, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से, इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा।